Ashbury Railway Carriage Company was incorporated in England. Its company के objectives, like any other company, was mentioned in the Memorandum of Association under the Objects Clause. It was manufacturing and selling of railway carriages and general contracting. अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डायरेक्टर्स एंटर करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में। उसमें ये लिखा होता है कि एशबरी इज गोइंग टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंटायर रेलवे लाइन इन बेल्जियम। ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है विद मिस्टर रीश। कुछ टाइम बाद जाकर डायरेक्टर्स को ये रियलाइज होता है कि ये काम तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के ही बाहर है और वो पेमेंट करने से बैक आउट कर देते हैं। रीश दस टेक्स द मैटर टू द कोर्ट। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ये सवाल आता है कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में लिखा था दैट दे कैन बी जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, तो क्या ये जो काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, क्या ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर में आता है? इट वाज फाइनली हेल्ड दैट ऑब्जेक्ट क्लॉज को रेस्ट्रिक्टिवली रीड किया जाएगा, यानी कि लिमिटेड सेंस में ही पढ़ा जाएगा, और जो जनरल वर्ड्स है जैसे कि इन आर केस जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, इन्हें कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में ही इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। इन दिस केस कंपनी का काम रेलवे वैगन्स बनाना और सेल करना था। रेलवे लाइन फाइनेंस करना कंपनी के ऑब्जेक्ट्स से कंप्लीटली बाहर था और एक बिल्कुल अलग बिजनेस था, और इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड माना गया, यानी कि ऐसा जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहीं से एस्टैब्लिश होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने एमओए के ऑब्जेक्टिव से बाहर जाकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नजरों में नल एंड वॉइड है। सबसे जरूरी बात, अगर बाद में जाकर 100% ऑफ द शेयर होल्डर्स भी मिलकर ये चाहें कि हम इस एक्ट को रैटिफाई या अप्रूव कर दें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनी एमओए के लिमिट से कभी बाहर नहीं जा सकती। एंड हेंस रीच लॉस्ट द केस एंड कुड नॉट रिकवर हिज मनी। अब आप सोच सकते हैं कि ये उसके साथ गलत हुआ, लेकिन एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और किसी को भी एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए।